नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश गुलाबी रंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ रंगों का पर्व होली भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वुमेन फेस्टिवल और रंगों का पर्व एक दिन पड़ने की वजह से महिलाएं कुछ असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि होली का सुनते ही पकवान दिमाग में घूमने लगते हैं जिन्हें एक महिला ही बना सकती है। अब महिला उधेड़-बुन में है कि वो अपना सबसे बड़ा और सम्मान देने वाला पर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए या किचन में जाकर होली के पकवान। पूरे साल में 8 मार्च की तारीख ऐसी होती है जिसमें महिलाएं चार दीवारी और चौका चूल्हे से निकलकर अपना सबसे बड़ा पर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करती हैं। इस दिन महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का बखान भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत समेत विश्व भर में कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार महिलाओं में असमंजस इसलिए है कि आज ही के दिन रंगों का पर्व होली भी है। आज के खास कार्यक्रम में जानेंगे महिलाओं के जीवन के रंग। एक महिला के जीवन में कितने रंग होते हैं? कुछ गहरे, कुछ फीके, कुछ सतरंगी तो कुछ चटकीले। आप किस रंग को कैसे जीती हैं? कुछ रंगों से कैसे उबरती हैं? सामाजिक नजरिया बदल रहा है या वही काला रंग दिख रहा है? तो चर्चा करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट पूजा सिंह, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं आप, साथ ही समाजसेवी भी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ रश्मि अग्रवाल जी हैं, अध्यक्ष आप संस्कार सुधा फाउंडेशन की, साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ एक्ट्रेस मॉडल राखी शर्मा है, कई सारी वेब सीरीज में और टी सीरीज जी म्यूजिक वर्ल्ड में आप इन्हें देख चुके हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पूजा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं और इसी से जुड़ा काम आप काफी लंबे समय से करती आ रही हैं। काउंसलिंग का काम भी करती हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत भी आप कई सारे केसेस अपने हैंड में लेती हैं। क्या रंग अभी फिलहाल समाज में आप देख पा रही हैं? कुछ रंग बदल रहे हैं या पुराने रंग वही नए रंगों में ढल रहे हैं? जी बिल्कुल, रंग बदल रहे हैं, समाज का नज़रिया बदल रहा है। और पहले, आज से कुछ वर्षों पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं चूँकि घरेलू हिंसा और बलात्कार, रेप और पॉक्सो पे काम करती हूँ, तो उस समय परिवर्तन कुछ और था। आज बिल्कुल बदल गया है समाज, आज नज़रिया बदला है, लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। एक साइकोलॉजिकल जो एक लोगों की पहले सोच थी, उसमें भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। रश्मि जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, संस्कार सुधा फाउंडेशन आप चलाती हैं, तो ये फाउंडेशन किस तरीके से रंग दिखा रहा है लोगों को? मैम, संस्कार सुधा फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रहा है। और चूंकि इस बार 8 मार्च को होली है, इसलिए 4 मार्च को ही संस्कार सुधा फाउंडेशन द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम महिला दिवस का मेरी उड़ान मेरी पहचान सीजन 6 सफलतापूर्वक हमने आयोजित कर लिया है। और वो कार्यक्रम बड़ा सतरंगी था। जो भी आप पूछना चाह रहे हैं कि महिलाएं इस बार कैसे क्या करेंगी, कैसे मेंटेन करेंगी, मुझे लगता है कि ये 2 पर्व जो एक साथ इकट्ठे आए हैं, इसमें महिलाएं बहुत उत्साह से होली भी मनाएंगी और अपने सब परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ मिलके महिला दिवस भी मना सकती है। सिर्फ हमें मैनेज करना है। उस दिन सारे कार्यक्रम आगे पीछे हो रहे हैं महिला दिवस के, तो जो प्रतिभाओं को मंच मिलना चाहिए उन्हें मंच मिल रहा है, किसी को महिला दिवस के पहले, किसी को बाद में। और होली के दिन तो धमाल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट होली के शहर में हैं और उसमें महिलाएं इस बार तैयारी कर रही हैं ग्रुप्स बनाकर कि वुमेंस डे है, हम तो होली भी मनाएंगे और वुमेंस डे भी मनाएंगे और खूब हुल्लड़बाजी करेंगे। यानी कि दोनों ही पर्वों को एक साथ महिलाएं मना सकती हैं, ये महिलाओं की काबिलियत है। राखी, आपके पास आना चाहूंगी। राखी भी कई सारे रंगों को इस वक्त देख पा रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड एक ऐसी जगह होती है जहां पर कई सारे रंग हम एक साथ देख सकते हैं। हालांकि ग्लैमर से जुड़े इस फील्ड में राखी, आप कौन कौन से रंग अब तक देख चुकी हैं और फिलहाल बॉलीवुड को किस नजरिए से देखती हैं? यहाँ पर रंगों में कुछ बदलाव हुआ है या अभी भी दिखता कुछ और होता कुछ और वाली स्थिति है? पहली बात तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। हाँ जी बिल्कुल, हम जैसे हम
एज अ ह्यूमन बीइंग और पर्सनालिटी ग्रो करते हैं लाइफ में टाइम स्पैन के साथ, वैसे ही हमारी इंडस्ट्रीज़ और हम जो भी काम कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ती है और अच्छे के लिए ही बढ़ती है। कभी कभी हमें लगता है ये डाउनफॉल है या फिर ये गलत चीज़ है या हमारे साथ गलत हुआ है, बट मुझे लगता है कि हम हर चीज़ से लेसन लेके उसे सीखते जाते हैं और उसमें अच्छे ही होते जाते हैं। जहाँ तक बात की जाए बॉलीवुड और हमारी इंडस्ट्री मॉडलिंग और एक्टिंग की, ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस मैंने खुद ने देखे हैं अभी तक, और धीरे 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 वही हम लोग एक पेस के साथ काम कर रहे हैं। नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नए नए हमारे पास आप यूँ कह सकते हैं कि कंपटीशन देखने को मिल रहा है और ज़्यादा अच्छे कम एज में लड़कियां आ रही हैं इस इंडस्ट्री में। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ हम सब सीख रहे हैं और हम उसको बखूबी निभाने की कोशिश करते जा रहे हैं। बिल्कुल। पूजा जी, वापस से आपके पास लौटूंगी। महिलाओं से जुड़े आप काफ़ी सारे लंबे समय से काम कर रही हैं। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई सारे केसेस इस तरीके के आते हैं जिन्हें हैंडल करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, या खुद उस केस में अगर आप डीपली जाएं तो खुद कहीं ना कहीं इमोशनल भी आप उस समय होती होंगी। उस फेस को आप कैसे फेस करती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल भरे वो केसेस आप हैंडल करती हैं, क्योंकि आपको काउंसलिंग भी करनी है और सामने वाले को अपने इमोशंस भी नहीं दिखाने हैं, कंट्रोल भी करने हैं। तो इस रंग में आप कैसे ढलती हैं? देखिए, वैसे जो भी केस हमारे पास आता है, सबसे पहले तो वो बहुत ही अपने आप में हर केस एक चैलेंज होता है। किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये केस आया तो ये चैलेंजिंग नहीं है। हर एक केस, चाहे वो पोक्सो का हो, घरेलू हिंसा का हो, या मेंटल हेल्थ का हो, या किसी भी तरीके का हो, वो एक चैलेंज ही होता है अपने आप में। तो और रही बात इमोशंस की, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सभी इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ का पार्ट होता है। लेकिन उस समय पे अगर हमको खुद को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत जो पेशेंट होता है या जो केस होता है उसके साथ रेपो बिल्डिंग करने में भी वक्त लग जाता है कभी कभी। तो बहुत चैलेंजिंग है ये, इस तरह का एक टास्क, बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये। तो इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है और उसको पूरी तरह से प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग देना रहता है। कभी कभी लीगल भी मुझे पार्ट देखना पड़ता है उसका, कि उसको पुलिस FIR में किस तरह से मदद चाहिए, या उसका कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो किस तरह से उसको मदद चाहिए। तो इस तरह से पूरा एक बहुत चैलेंज को मान करके इसको करना पड़ता है काम को। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता होगा कि सामने वाले की मानसिकता को कैसे समझें, क्योंकि कई बार उनकी मानसिकता समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप काउंसलिंग देती हैं कि उनकी मानसिकता को आप समझ सकें और उनके अनुरूप उनसे आप चर्चाएं कर पाएं? बहुत सारे सेशंस करने पड़ते हैं। मैंने जैसे बताया कि बहुत दिनों तक रेपो बिल्डिंग करनी पड़ती है उनके साथ। बहुत सारा ऐसा उनको मतलब ग्रुप्स में रख के या उनको बार बार काउंसल करके या कुछ थेरेपीज के द्वारा उनके साथ में बिल्कुल एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत समय लग जाता है, कभी कभी तो 2-3 महीने लग जाते हैं या उससे ज़्यादा ऊपर टाइम होता है। क्योंकि जैसे मैं महिलाओं की काउंसलिंग करती हूँ, महिला एकदम से खुल के सामने नहीं आती है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं उस पे हम महिलाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके मन की बात हम सुन रहे हैं, आप अपने मन की बात यहाँ पर आकर के रखिए। तो फिर जब वो महिला हल्की हो जाती है, थोड़ा सा उसके मन की बात वो पूरी करती, तब वो पूरी तरह से खुल के सामने आती है। और मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है कि जिन्होंने अपने जीवन में पुलिस FIR में या कोर्ट जाने में जो डरती थी, लेकिन अभी वो अपना खुद का कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए जब उसको काउंसलिंग हम लोग करते हैं तो वो इतना आत्मबल उसमें आ जाता है कि वो अपना खुद का केस लड़ने के लिए पीछे नहीं हटती, फिर आगे ही बढ़ती जाती है। बिल्कुल। रश्मि जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आप लोग ये फाउंडेशन को चला रहे हैं और लोगों को मंच देने का भी काम कर रहे हैं, साथ ही कई सारे इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट्स आप लोग भी ले रहे हैं, इसका ख्याल कैसे आया है और संस्कार सुधा फाउंडेशन वर्क किस तरीके से करता है, किस तरीके से लोगों को जोड़ता है, किस तरीके से लोगों के साथ खुद जुड़ता है, और कब से आप इसे चला रही हैं और इसका ख्याल कैसे आया है कि इस तरीके से मुझे वर्क करना चाहिए? क्योंकि खासतौर पर देखा जाए गृहिणियों के लिए कई सारी चीजें एक साथ चलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप एक महिला है, अपना घर गृहस्थी भी आप बहुत बखूबी तरीके से चला रही है, साथ ही एक फाउंडेशन भी आप चला रही हैं। किस तरीके से इसका ख्याल आया और कैसे ये संस्कार सुधा फाउंडेशन बना? संस्कार सुधा फाउंडेशन, मैं हमेशा सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, लेकिन जब इसकी प्रेरणा मुझे अपनी मम्मी से मिली, मेरी माताजी भी इसी तरह के कार्य करती थी और संस्कार सुधा फाउंडेशन में सुधा मेरी मम्मी का नाम है। जब मेरी मम्मी नहीं रही 2015 में, तब मुझे लगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, माँ के नाम को जिंदा रखना मेरी मॉरल ड्यूटी है। तब संस्कार सुधा फाउंडेशन की स्थापना हुई। हम 6 लोगों से इसकी स्थापना करके आज इस शहर के लगभग 20,000 लोगों के बीच में पहुँच चुके। संस्कार सुधा फाउंडेशन ने हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम किया। बहुत सारे स्लम्स में हमारी पहुंच है, पकड़ है। बहुत सारी बहनों को जब मदद की ज़रूरत होती है
संस्कार सुधा फाउंडेशन हमेशा उनके साथ होता है, चाहे किसी झुग्गी में आग लगी हो, चाहे कहीं सफाई की व्यवस्था ना हो रही हो। और जैसा कि घरेलू हिंसा एक बहुत अहम मुद्दा है हर जगह से, कई जगह अब सिनेरियो बदल रहा है। पहले महिलाओं को बोलना पड़ता था थोड़ी सी हिम्मत करो, मत खाओ मार, आप थाने जाओ, एक FIR करो। अब महिलाएं प्रेरित हो गई हैं, बहुत जगाना पड़ रहा है, लेकिन खुद के अधिकारों के लिए। और हम बिना किसी पैसे के सबकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि जब फर्स्ट कोविड आया था 2020 में, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, सिर्फ इस शहर में संस्कार सुधा फाउंडेशन ही एक ऐसा सामाजिक संगठन था जिसने 45 दिन तक रोज 2000 लोगों तक भोजन पहुंचाया। क्योंकि मैं द्रवित हो चुकी थी और मैं टीवी देख रही थी, मैंने साध्वी ऋतंबरा जी को देखा, वो मेरी इंस्पिरेशन बन गई कि कितना वात्सल्य, कितनी ममता, और शायद वही सब मैंने इस शहर के लोगों को दिया, जिससे मैं सोनू दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। और अब बहुत सारे यंगस्टर्स मुझसे जुड़ चुके हैं, वो सारे बच्चे मुझे सोनू माँ बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को हमारी संस्कृति से प्यार हो, और इसीलिए मेरा फेवरेट कलर है केसरिया, जिससे उत्साह आता है, उमंग आती है, और वो कलर मुझे बहुत भाता है जी। तो सोनू दीदी, आपसे मैं इसी नाम से अभी संबोधित करूंगी, क्योंकि अभी आपने बताया कि लोगों के बीच में आप सोनू दीदी बनकर पहुंची है, सोनू माँ बनकर पहुंची है। माँ अपने आप में एक परिपूर्ण वाला शब्द है, उससे आगे कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। तो पारिवारिक सहयोग किस तरीके से मिलता है जब आप काम करती हैं, क्योंकि आपको घर भी संभालना है, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन भी संभालना है जिससे कई हजारों लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो पारिवारिक सहयोग किस तरीके से मिलता है? मुझे पारिवारिक सहयोग भी मिलता है। मेरी बेटी है यशस्वी अग्रवाल जी, जो मुझे काफ़ी सहयोग करती है, और सारा शहर जो हमको जानता है वो यही कहता है, सोनू दीदी बिटिया आपकी परछाई है। मेरे पति ने भी मुझे शुरू में थोड़ा बहुत हेल्प किया है कि नहीं तुम निकलो, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो भी मुझे हेल्प करते हैं। मेरा एक बेटा है, वो उसको भी सामाजिक कार्यों में बहुत इंटरेस्ट है। मम्मा आप ये करो, मैं ये करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। परिवार में कभी जैसे खाना बनने में थोड़ा लेट हो गया तो भी बच्चे एडजस्ट करते हैं मेरे साथ, और बिटिया काफ़ी हेल्प करती है मेरी। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, और बहुत सारे लोग सामाजिक सेवा को राजनीति से जोड़ के देखते हैं, लेकिन हमारे संस्थान ने कभी भी राजनीतिक बैकग्राउंड पे जाके समाज सेवा नहीं की। इसकी इंस्पिरेशन मुझे आदरणीय नानाजी देशमुख जी से मिली। मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा, उनको काम करते देखा कि जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया, उसे छोड़ के उन्होंने 80 गांव गोद लिए, और उन 80 गांवों में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बहुत सारी चीज़ें सामाजिक कार्यों के लिए की। तो मेरे आदर्श साध्वी ऋतंबरा जी और नानाजी देशमुख साहेब है। राखी, आपके पास आती हूँ। राखी, बॉलीवुड ने भी कई फेसेस देखे। पहले कोविड का दौर आया, वहां पर एक्टर ने काफी ज्यादा संघर्ष किया। उसके बाद एक दौर चला बायकॉट का, वो भी सबसे ज्यादा बुरा फेस बॉलीवुड का कहीं ना कहीं माना जाता है। किस तरीके के दौर रहे ये दोनों, किस तरीके से बॉलीवुड उभरा है, या अभी भी उभरने में वक्त लग रहा है? जैसे कि बहुत ही बिल्कुल सही बात बोली आपने। इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉलीवुड, बट हाँ, हम लोगों ने जो फेजेस देखे हैं बहुत ही डिफरेंट थे। जब कोविड का टाइम आया तो इट वाज नॉट कि हम सभी सरवाइव कर रहे थे, बट हमारी इंडस्ट्री मुझे लगता था सबसे ज़्यादा इस इकोनॉमी में हेल्प करने वाली है। सबसे पहली बात आप सबको पता है, और जितना ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट और जितना काम हम लोग करते हैं अदर देन मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो करती है। तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पीक पे पहुंची हुई थी। ग्लैमरस इंडस्ट्री है, आपको पता है कितना ज़्यादा लोगों में उत्साह रहता है इस चीज़ को लेकर। तो जितना हमारे पास जितना मोटिवेशन और सारी चीज़ें थी एक साथ, हम लोगों ने जितनी मेहनत करी थी सालों से और जहाँ तक पहुँचने के लिए, एकदम से हमारे पास ऐसा फेज़ आया कि भाई लॉकडाउन लग गया। उस टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और कुछ बस ये था कि हाँ ऑब्वियसली सब अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस थे। घर वालों ने भी बोला नहीं आप भोपाल में ही रुकिए, अभी मत जाइए, बॉम्बे बहुत मुश्किल हो सकता है वहाँ पे। और सच में वो बहुत ही अच्छा हुआ। जो वही हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें वो ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने वो बात मानी, और मैं भले ही 2 साल तक मैं यहाँ पे रही, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखने को मिली। अगेन अपने आप को उस चीज़ों में लगाया ताकि वही डिप्रेशन वाला फेज़ ना आए।
लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जिस चीज़ के लिए आप अपना पूरा वक्त दिया करते हैं और आपको पता चलता है कि अब आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, आप सीखने के अभी, अब जब ऑलरेडी आप वर्किंग हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि नहीं, अब पूरे टाइम आपको काम करना है और एकदम से आपसे सब छीन लिया जाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फेक, मतलब आप जी, देखा जाए इट्स रियली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू सर्वाइव, बट स्टिल वो बोलते हैं ना कि इतना बड़ा हमारा जो वो हमारा ये सिर्फ ये नहीं था कि एक ही जगह पे था, वो हर जगह दुनिया भर में था, तो जगह जगह से पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही थी, पॉजिटिविटी भी फैलाई जा रही थी, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, आप जैसे संस्थाएं भी हेल्प कर रही थी लोगों को, तो वो पॉजिटिविटी देखते 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 वो टाइम ऐसे निकल गया कि पता नहीं चला। लेकिन हाँ, उससे उभरना थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस हुआ, जितनी चीज़ें हम लोगों ने सहेज के रखी थी वो रुक गई, जो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो रुके, बहुत सारी हमारी पर्सनल, मतलब मैं अपनी बताऊंगी पर्सनल, बहुत सारी चीज़ें रुकी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि हम उससे भी निकले, हम उससे भी लड़े, हम सब साथ मिलकर लड़े और आज हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम 2 साल पहले थे और शायद तक और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा करते जा रहे हैं। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो वही वापस से वही आ गया है, भले हम कितनी भी हमने डिफ़िकल्टीज़ देखी, कितने भी हमने ताने सुने सोसाइटी के, स्पेशली मैंने कि 2 साल बैठ गए, तीसरा साल भी ऐसे ही निकला क्योंकि ग्रो करने में ऑब्वियसली लेट हो रहा था, सब लोग नए एक्टर्स और नए लोगों को बिल्कुल चांस देने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन था, लोगों को लग रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि जो एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं उन्हीं को लेकर काम करते हैं। राखी, बाइकआउट फेज भी आपने झेला है क्या वो भी आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट डाला है? बाइकआउट फेज भी जिस तरीके से बॉलीवुड में आया, अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवीज काफी तेजी से फ्लॉप जा रही थी, वो ग्रो इंडस्ट्री नहीं कर पा रही थी, काफी डिप्रेस एक्टर एक्ट्रेसेस जा रहे थे, क्या वो भी फेज आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल देखा है वो चीज़, वो वही मैं बोल रही हूँ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी जैसी बहुत, मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं बहुत सारी मेरी जैसी मॉडल्स और एक्टर्स और लड़कियों को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठी हूँ और मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हम सब इफेक्ट हुए थे उस टाइम पे आफ्टर कोविड। तो बॉयकॉट क्या, वी वर जीरो, वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो अगेन वो, लेकिन आज हम जब यहाँ बैठ के वो सोचते हैं कि हमने फिर से जीरो से खुद से स्टार्ट किया विदाउट एनी सपोर्ट, ऊपर वाला मतलब आपके लिए है, हमेशा है, मुझे लगता है आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपकी, और सोसाइटी, इट डजंट मैटर कि आपको सोसाइटी क्या बोल रही है कि नहीं आप मत कीजिए, नो नो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपके मोटिव्स क्लियर हैं, आपको वही काम करना है और आपके पेरेंट्स आपके लिए है, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, तीनों मेरे लिए हमेशा जब भी मुझे जो चाहिए होता है देयर लाइक कि नहीं आप कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई भी परेशानी आए, भले वो मुझे नहीं, जब मैं मुसीबत में आ ही जाती हूँ तब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे अच्छा ही हल मिलता है। ऐसे ही हमने उस चीज़ को भी, बॉयकॉट जो था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मैंने अभी आपको बताया, सबके लिए था। तो उन्होंने मुझे इस एक अच्छी सोच, एक समझ के साथ मुझे ये बताया गया कि नहीं, अब आप ये जो चीज़ है आपको एक और रिफ्रेशमेंट का मतलब आप एक नए तरीके से आ सकते हैं। तो सच में मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया और उसके बाद मैं एक डबल एनर्जी से हम लोग डिजिटल पे आए, क्योंकि जब हमें पता चला कि डिजिटल इज़ द नाउ न्यू एरा वेयर हम अपने लिए और बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो हमने डिजिटल पे फोकस किया, स्पेशली मैं और मेरी टीम ने, हमने डिजिटल पे फोकस किया, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और आज हम सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग गुड इन आवर लाइव्स। बिल्कुल, यहाँ पर राखी ने एक लाइन कही है कि जीरो से स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि जीरो के बिना किसी डिजिट की कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो एक सबसे बड़ा नंबर होता है जो एक संख्या की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा देता है। इसलिए मुझे लगता है जीरो होना आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात कहलाती है। आप शून्य हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत सारे नंबर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। राखी, लौटूंगी आपके पास भी। पूजा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा जी, थोड़ा सा निजी जिंदगी में आती हूँ क्योंकि वुमेन्स डे है, होली भी है, दो तरीके की चीजें मैनेज करनी है। तो क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, किस तरीके से ये मैनेज कर रही हैं? क्या लगता है आपको कि आज महिलाएं जिस तरीके से समाज में अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं, यानी कि नौकरी भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, तो क्या पुरुषों की हिस्सेदारी भी आज के समय में बढ़ी है या महिलाओं की जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है? जी, महिलाओं की जिम्मेदारी तो शुरू से ही दोगुनी ही रही है, घर भी देखना है उनको और बाहर का भी देखना है, पर बिना परिवार की सपोर्ट के मुझे नहीं लगता कि कोई भी आगे बढ़ पाता है। जैसा अभी राखी ने भी बताया कि पेरेंट्स का और परिवार का बहुत ज़रूरी होना चाहिए सपोर्ट।
तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। मेरे 2 बेटे हैं और बड़े बेटे का ज़्यादा सपोर्ट रहता है, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है। बाकी फैमिली में मेरे फादर जब तक रहे तब तक उन्होंने मुझे बहुत, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ से ही सोशल कामों में बहुत ज़्यादा रुचि लेती थी, तो जब तक वो रहे वो मुझे बहुत मोटिवेट करते रहे। और अभी भी मतलब कहीं ना कहीं उनके कामों को ही मैं आगे लेके जा रही हूँ। वो भी बहुत अच्छे समाज सेवी थे। तो परिवार का सहयोग तो बहुत ज़रूरी रहा शुरू से ही। मतलब काम के दौरान भी मैंने देखा कि चूंकि मेरा काम इस तरह का है कि मुझे कभी भी थाने से फ़ोन आ जाता है या कोई घटना दुर्घटना होती महिलाओं के साथ तो जाना पड़ता है। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, 10 to 5 का जॉब नहीं है मेरा, 24/7 का है, तो उसमें कभी भी जाना पड़ता है। तो बिना परिवार के सपोर्ट के तो मुश्किल है कि निकलना। तो परिवार का सपोर्ट भी है और पुरुषों की भागीदारी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल है कि हम कभी कभी घर भी संभालना पड़ता है उन लोगों को। तो बिना परिवार के सपोर्ट के तो असंभव है चीजें कि कोई भी महिला कुछ कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चीज और मैं पूछना चाहूंगी। आर्थिक रूप से महिलाएं अपने घर परिवार को आजकल काफी ज्यादा सहयोग दे रही हैं, क्योंकि वो नौकरी कर रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बाहरी दुनियादारी में भी, घर भी संभाल रही हैं। लेकिन क्या थोड़ा बहुत पुरुष किचन में अब आ रहे हैं महिलाओं की हिस्सेदारी को थोड़ा सा कम करने के लिए या उनको थोड़ा सा सहयोग करने के लिए? जी बिल्कुल। मैंने जैसे देखा अपने आसपास की सोसाइटी में भी या अपने वर्क प्लेस पे जो महिलाएं मेरे साथ काम करती, या मैं अगर अपनी भी बात करूं तो बिल्कुल जैसे महिला दिवस का है अब तो पुरुषों की भागीदारी हो रही है इसमें, किचन भी संभाल रहे हैं। और व्यक्तिगत अगर बात करूं तो बिल्कुल संभाल रहे हैं हमारे घर में भी किचन। बेटों को कुछ सिखा रही है कुकिंग करना? एक बेटा तो बहुत छोटा है, 3.5 साल का ही है, और जो बड़ा वाला है तो वो अपना बना लेता है जो उसको खाना होता है, थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता है बच्चों को। बाकी तो चल रहा है जैसा भी। रश्मि जी, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूंगी। जिस तरीके से आर्थिक रूप से महिलाएं अपने परिवार को सक्षम बना रही हैं, सहयोग दे रही हैं, क्योंकि जरूरत है, आज के समय में थोड़े में गुजारा संभव नहीं है, गुजारे के लिए कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन पुरुषों की जिम्मेदारी क्या घरों में थोड़ी सी बढ़ रही है या अभी भी महिलाएं ही दोहरी जिम्मेदारियां, दोहरी भूमिका निभा रही हैं? क्या लगता है आपको, क्या देखती हैं अपने समाज में? मैंने समाज में कई तरह के रंग देखे हैं, जिसमें कई रंग शांति वाले होते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है एडजस्ट कर रहे हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन एक काला रंग ये भी है समाज का कि महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है, और एक महिला ही है, क्योंकि इस देश में सिर्फ दुर्गा माता के 9 हाथ है, उसी तरह और हमारे देश में हर महिला को माता का दर्जा दिया गया है। महिला में ही वो काबिलियत है जो वो सारे काम कर सकती है, दोहरी नहीं 10 गुना जिम्मेदारियां निभा सकती है, और कई महिलाएं निभा भी रही हैं। मैं भी इसी तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, लेकिन बिना परिवार के सपोर्ट के बहुत सारी चीजें संभव नहीं होती है। ये यथार्थ सत्य है, इससे हम भाग नहीं सकते। भले मेरे हस्बैंड किचन में नहीं जाते, ठीक, लेकिन वो मुझे परेशान भी इसलिए नहीं करते कि आपको अगर जाना है आप अपने समय से पहुंचिए। अगर हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूजा जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी ड्यूटी 24/7 होती है, कहीं भी जाना है हमें जाना पड़ता है, उसके लिए रोक टोक नहीं है। कम से कम ये सहयोग काफ़ी है, और बहुत सारे जेंट्स इस चीज़ को समझ चुके हैं कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना अब ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है। इतना महंगाई का दौर है, एक की कमाई से भरण पोषण नहीं होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बहनें अब जागरूक हो चुकी हैं। सबको लगता है क्यों हम किसी पे डिपेंड रहे, क्यों ना हम आत्मनिर्भर बने, और ये सोच बहुत अच्छी है। बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि हर महिला संपन्न हो, हर बेटी संपन्न हो, और हर महिला को ये सोचना चाहिए। इनफैक्ट मैं अभी पिछले कुछ दिनों से एक अभियान चला रही हूँ, एक अपील कर रही हूँ हर बिटिया के माता पिता से, अगर आप सक्षम हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत केस ऐसे आते हैं कि माता पिता बोलते बेटा वो तुम्हारा घर है, अगर पिट रही हो तो भी वहीं रह लो। पति कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम यहाँ से जाओ, ये मेरा घर है। हर माता पिता से मेरा हाथ जोड़ के अपील करती हूँ मैं, अगर आप सक्षम हैं तो बेटी को पढ़ाएं भी, आत्मनिर्भर बनाएं भी, और कुछ दे ना दे उसे एक मकान जरूर दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
राखी, अंतिम सवाल आपसे भी मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आप भी मॉडल हैं, एक्ट्रेस है, कई सारे रंग आप अपनी लाइफ में देख चुकी हैं, साथ ही आप लोगों को ट्रेन भी उस हिसाब से मुझे लगता है करना शुरू कर दिया है आपने। आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से वो बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं वो आप मुझे लगता है काफ़ी तरीके से समझाती होंगी। लेकिन आने वाले समय में दर्शक आपके कौन कौन से रंग देख सकते हैं, यानी कि आप किन प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रही हैं या किस तरीके से, किस रूप में दर्शक आपको देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे अभी एक डिजिटल रिलीज़ हैं कुछ, और म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हैं, और ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए ही है। काफ़ी हम लोगों ने उस पे काम किया है, और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट एट ऑल कि लड़कियाँ ही सब कुछ कर रही हैं या नहीं। मेरी टीम में अक्सर ऐसा देखा जाता है, हम बाहर शूट करने जाते हैं, डिफरेंट बड़ी बड़ी पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में, हर कहीं शूट करने जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट और हम और हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग फीमेल होती हैं। पूरी यूनिट हमारी, आज आप भी जिस स्टूडियो में बैठी हैं, आधे से ज़्यादा स्टाफ मेल्स का ही है। तो इट्स नॉट एट ऑल कि ये सिर्फ लड़कियां कर रही हैं, नहीं। जहाँ तक हम देखा जाए, मेरे खुद के जो बड़े भाई हैं वो भी मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि हम सब बराबर हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि हम नीचे हैं। हम जो लोग, जो लेडीज़ और जो लड़कियां आज अपने आप को समझती हैं कि वो नीचे हैं, उनकी खुद की मेंटालिटी, मानसिकता कही जा सकती है वो, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। पहले तो आपको अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि वुमेन्स एंड मेंस, नो, वी ऑल आर सेम। अगर आज आप यहाँ पे स्टूडियो में एंकरिंग कर रही हैं, तो हमारे साथ पीसीआर टीम में सारे मेल्स बैठे हैं। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपनी लाइफ में। मेरे ब्रदर भी इसी फील्ड से हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, वो वही मैं बोलूँगी, हमारी वैल्यूज़ अपब्रिंगिंग जो है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती हैं मेल और फीमेल एनर्जी पे। जब भी हम शिव शक्ति बनते हैं और जब भी हम इस धरती, इस प्लानट पे हम अपना योगदान दे सकते हैं। रही बात मेरे काम की, तो मैं काम कर रही हूँ। हम लोग मेल्स एंड फीमेल्स सब काम करते हैं मिलके, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ करते हैं जब भी। और बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं अभी, डिजिटल और म्यूज़िक वीडियोस पे वी आर वर्किंग, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ही नहीं कहा जाता कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक समय की बात नहीं है कि आज महिला दिवस है तो आज इस दिन को मनाना है, आज उस दिन को सेलिब्रेट करना है और आज ही सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात होगी, उनकी हिस्सेदारी की बात होगी। ये बात है हर एक दिन की, हर एक पर्व की, हर दिन को मनाने की, ताकि महिलाओं की जिम्मेदारी एक दिन ना रहकर, उनकी हिस्सेदारी एक दिन ना रहकर हर दिन निभ सके, हर दिन अपने आप को वो बराबरी का महसूस कर सके। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, और एक बार आप सभी दर्शकों को होली पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।